कभी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते हुए सोचा है कि ये जो मीटर पर नंबर इतनी तेजी से भागता है, उसके पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पेट्रोल डीजल इतना महंगा है क्यों? ये सिर्फ हमारी जेब का मामला नहीं है, इसके तार तो ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज और हाँ, हमारे भविष्य तक से जुड़े हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे शहर के पेट्रोल पंप पर जो कीमत दिखती है ना, उसका सीधा कनेक्शन हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के किसी और कोने में हो रही हलचल से है। होता क्या है कि जब अमेरिका, इजराइल और ईरान जैसी बड़ी ताकतों के बीच टेंशन बढ़ती है, तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई का सिस्टम हिल जाता है, और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सोचिए, ये एक ऐसी पतली सी गली है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अब अगर वहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए कि तेल की कीमतों में आग लगनी तय है। तो इस ग्लोबल प्रेशर का असर देखिए अपने पड़ोस में। पाकिस्तान में तो पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं और बांग्लादेश में सप्लाई की ही किल्लत हो गई है। इसके मुकाबले इंडिया ने अब तक तो कीमतों को काफी हद तक स्थिर रखा है। पर असली सवाल यही है, आखिर कैसे और ये कब तक चलेगा? चलिए अब ग्लोबल सीन से जरा अपने देश के अंदर आते हैं और जरा इस पेट्रोल की कीमत का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई यकीन करेगा कि सारे टैक्स लगने से पहले 1 लीटर पेट्रोल की असली कीमत सिर्फ 55 रुपये 66 पैसे होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसमें कच्चे तेल का दाम, उसे साफ करने यानी रिफाइनिंग का खर्चा और कंपनियों का थोड़ा बहुत मुनाफा सब शामिल है। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तो देखिए, ये पूरा गणित कैसे काम करता है। वो जो 55 रुपए की बेस प्राइस थी ना, उस पर सबसे पहले जुड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, फिर जो पेट्रोल पंप का डीलर है उसका कमीशन, और फिर सबसे आखिर में लगता है स्टेट गवर्नमेंट का वैट। बस इन सबको मिला दीजिए और तैयार हो जाती है वो फाइनल कीमत जो हम पंप पर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम पेट्रोल के लिए जो भी पैसा देते हैं उसका लगभग 55% हिस्सा, सोचिए आधे से भी ज्यादा, सीधा सीधा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर चला जाता है। और हाँ, यही वो वजह है कि एक ही देश में शहर बदलते ही पेट्रोल का रेट बदल जाता है, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग वैट सिस्टम है। एक तरफ आंध्र प्रदेश है जहां ये 31% से भी ज्यादा है, तो दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार जहां ये बस 1% है। कितना बड़ा फर्क है ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई सरकार इतना ज्यादा टैक्स लेती ही क्यों है? इसका जवाब एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट में, एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। देखिए, पिछले करीब 10 सालों में भारत ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पर जो सरकारी छूट मिलती थी, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं, उसे लगभग खत्म ही कर दिया है। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक सोचा समझा फैसला था। मकसद साफ था, देश को प्रदूषण वाले ईंधन से हटाकर क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाना। ये आंकड़े खुद पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ 10 साल के अंदर सब्सिडी पर होने वाला खर्च $25 बिलियन से घटकर सिर्फ $3.5 बिलियन रह गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक जबरदस्त शिफ्ट है। हाँ, जैसा मैंने कहा, ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। सरकार ने पहले धीरे धीरे सब्सिडी कम की, और फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे तो उस मौके का फायदा उठाकर टैक्स बढ़ा दिया। इससे हुआ ये कि आम लोगों पर एकदम से बोझ भी नहीं पड़ा और सरकार की कमाई भी बढ़ गई। और अब ये जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है टैक्स से, उसका इस्तेमाल हो रहा है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और नेशनल सोलर मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो मतलब साफ है, जो पैसा पहले पेट्रोल डीजल की सब्सिडी में जा रहा था, अब वही पैसा सोलर एनर्जी और दूसरे क्लीन ऑप्शंस को आगे बढ़ाने में लग रहा है। तो एक तरफ पेट्रोल के बढ़ते दाम, दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी पर सरकार का फोकस, इन दोनों ने मिलकर एक नए ऑप्शन को सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। आज अगर कोई गाड़ी खरीदने निकलता है तो ये कंफ्यूजन होना बहुत आम है, पेट्रोल कार लें या इलेक्ट्रिक। देखिए, पेट्रोल कारें शुरुआत में सस्ती पड़ती हैं और उन्हें रिफ्यूल करने के लिए पेट्रोल पंप तो गली गली में है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदते वक्त तो महंगी लगती हैं, पर उन्हें चलाने का रोज का खर्च बहुत ही कम होता है। लेकिन हाँ, ईवीज का रास्ता अभी पूरी तरह आसान भी नहीं है, कुछ असल चुनौतियां हैं।
पहली तो यही कि इनकी शुरुआती कीमत ज़्यादा है। फिर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस अभी भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और लंबी दूरी के सफ़र के लिए रेंज एंग्जाइटी यानी गाड़ी बीच रास्ते में बंद ना हो जाए, ये चिंता भी बनी रहती है। अच्छा, अब जरा इंडिविजुअल लेवल से हटकर पूरे देश के लेवल पर सोचते हैं। मान लीजिए दुनिया में तेल की कीमतों में एक बड़ा तूफान आ जाए, तो इसका हमारी पूरी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है। हम अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। अब इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था की लगाम का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में है। वहां दाम ऊपर नीचे हुए तो यहाँ असर पड़ना तय है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का एक विश्लेषण इस खतरे को साफ साफ दिखाता है। अगर कच्चे तेल का दाम $130 प्रति बैरल तक पहुंच गया और कुछ महीने वहीं टिका रहा, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे आ जाएगी, महंगाई आज के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हो जाएगी और देश का वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ तेल की कीमतों का ग्लोबल प्रेशर है, दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी के हमारे अपने बड़े बड़े लक्ष्य हैं, और इन सब के बीच नई नई टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह बना रही है। तो सवाल यही है, इन सब के बीच हमारे भविष्य की गाड़ी आखिर किस ईंधन से चलेगी?